नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विकास मिश्रा स्टडी 91 के इस ऑफिशियल वेबसाइट पे यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे सुपर टेट के लेक्चर 2 के बारे में। और यहां पे हम लोग देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। और आज हम लोग देखेंगे वॉइस टॉपिक को। आज हम लोग जो टॉपिक देखेंगे उस टॉपिक का नाम है वॉइस, ठीक है, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जामिनेशन में। खासकर अगर मैं बात करूं सुपर टेट की तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। अगर मैं बात करूं सुपर टेट की, ठीक है, कोई बच्चा पूछ रहा था सुपर टेट क्या होता है। तो भैया जो आपका यूपी टेट होता है वो 2 पार्ट में होता है। जो उसका सेकंड वाला पेपर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर टेट बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि पता चले आप पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ के ख़त्म कर दो और उसमें आपको पता ही ना चले कि आपने पढ़ा क्या, किस एग्ज़ाम के लिए पढ़ा है, ठीक है। तो ये जो हमारा लेक्चर होगा ये फुल्ली फोकस्ड होगा सुपर टेट एग्जामिनेशन पर, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे इसमें वॉइस नाम के टॉपिक को। किसको देखेंगे? वॉइस नाम के टॉपिक को इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो पेपर होता है सुपर टेट का उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% पुटअप ही किए जाने हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए देखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि वॉइस की मीनिंग क्या होती है, वास्तव में वॉइस होता क्या है। तो वैसे तो वॉइस मीन्स आवाज़ होती है। तो ये जो वॉइस है आपका ग्रामर में, वो तो मीनिंग हो गई उसकी, लेकिन जो ये ग्रामर में वॉइस होता है इसमें ये ऐसा फॉर्म होता है वर्ब का इसमें कि जिसमें या तो सब्जेक्ट कुछ करता है या फिर सब्जेक्ट पर कुछ किया जाता है, ठीक है। तो अगर इस टाइप का कोई भी फॉर्म डिस्प्ले किया जा रहा है, एक्सप्रेस किया जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वॉइस बोलते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, ठीक है। कौन कौन सा होता है? एक होता है अपना एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है अपना पैसिव वॉइस। दूसरा क्या होता है अपना पैसिव वॉइस। आप देखेंगे कि यहाँ पे दोनों की अलग अलग डेफिनेशन क्या होती है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही साधारण तरीके से आपको बताऊंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यहाँ चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। देखिए, ये जो अपना पहला वाला है एक्टिव वॉइस, सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक्टिव वॉइस को। तो कईयों तरीके से इसको बताऊंगा, एकदम व्यवहारिक तरीका आपको बताऊंगा। देखिए, सिंपल पहले ऐसे समझो, कोई भी सेंटेंस लिखा होता है, जैसे एक सेंटेंस हमने लिख दिया कि कमल ब्रोक द चेयर। एक हमने इधर सेंटेंस लिख रखा है, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस लिख रखा है इसमें कमल क्या है, इसका सब्जेक्ट है, ब्रोक क्या है, वर्ब है, और जो द चेयर लिखा हुआ है ये पार्ट इसका क्या है, ऑब्जेक्ट वाला पोर्शन है, ठीक है। अब समझो यहाँ से, देखिए एक्टिव मीन्स होता है सक्रिय। एक्टिव मीन्स क्या होता है, सक्रिय। और पैसिव मीन्स क्या होता है, निष्क्रिय। पैसिव मीन्स क्या होता है, निष्क्रिय। ये दोनों की मीनिंग होती है। तो पहले यहीं से ऐसे एकदम सिंपली यहीं समझना स्टार्ट करो कि कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट सक्रिय होता है उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, और कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें कोई ऐसा सेंटेंस जिनमें सब्जेक्ट निष्क्रिय होता है उसको हम पैसिव वॉइस बोलते हैं। अब ये सक्रिय और निष्क्रिय का क्या मतलब है, पहले इस बात को आप यहाँ पे समझो। देखिए, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि सक्रिय कब होगा सेंटेंस में, जब सेंटेंस में जो दिया गया कार्य है उसको जब सब्जेक्ट करेगा तो जो सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा वो सक्रिय होगा, और जो सेंटेंस में दिया गया कार्य है अगर उसको सब्जेक्ट नहीं करेगा तो मतलब सब्जेक्ट यहाँ पे क्या होगा, निष्क्रिय होगा। तो इस सेंटेंस में कार्य क्या हो रहा है, ब्रोक, मतलब तोड़ने का काम हो रहा है। वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, ब्रेक की सेकंड फॉर्म, सेंटेंस पास्ट में लिखा है, तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है, तोड़ने का। तो तोड़ने का काम यहाँ कौन कर रहा है, कमल कर रहा है। तो ये सेंटेंस किसमें है, एक्टिव वॉइस में। क्लियर है। और वैसे अगर मैं बात करूं डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन देख लो क्या हो सकती है। इसको और भी तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। तो पहला तरीका ये है कि जब सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट अगर डूअर होता है,
सेंटेंस में जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है अगर वो सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर होता है। अब कुछ लोग सोचेंगे सर डूअर की मीनिंग क्या होती है, तो भैया ऐसे देखिए सिंपल, मेक मीन्स क्या होता है, बनाना, और मेकर मीन्स क्या हो जाएगा, बनाने वाला। ऐसे अगर मैं लिखूं ड्राइव, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ड्राइव, तो ड्राइव मीन्स क्या होता है, चलाना, और ड्राइवर मीन्स क्या हो जाएगा, चलाने वाला। ड्राइवर मीन्स क्या हो जाएगा, चलाने वाला। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ डू, तो डू मीन्स क्या होता है, करना, और इसके लास्ट में अगर ईया लगाएंगे तो डूअर मीन्स क्या हो जाएगा, करने वाला। तो समझो जब सेंटेंस में सब्जेक्ट डूअर होता है, मतलब सेंटेंस में जो दिया गया कार्य है उसको अगर सब्जेक्ट कर रहा है, तो सेंटेंस किस वॉइस में होता है, एक्टिव वॉइस में। किस में होता है, एक्टिव वॉइस में। और जब सेंटेंस में दिया गया जो सब्जेक्ट है वो डूअर नहीं होता, वो क्या होता है, डूअर नहीं होता, तो सेंटेंस किस में होता है, पैसिव वॉइस में होता है। किस में होता है फिर सेंटेंस, पैसिव वॉइस में। देखो ये अभी एक डेफिनेशन इसकी आपने यहाँ पे देखी है। फिर आगे देखो दूसरे उसको भाषा में इसी को आप ऐसे बोल सकते हो कि जब सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है वो डूअर ऑफ द एक्शन होता है, डूअर ऑफ द एक्शन, तो हम उस सेंटेंस को किस में रखते हैं, एक्टिव वॉइस में। दूसरी भाषा में इसी को बोलेंगे कि जब सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो जब रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है, क्या होता है, रिसीवर ऑफ द एक्शन। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट जो लिखा है वो क्या होता है, रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है, तो वो सेंटेंस किस में होता है, पैसिव वॉइस में। या फिर थोड़ा सा और एक परिभाषा इसकी सुनो, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट कुछ करता है तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है, और जब सेंटेंस में सब्जेक्ट पर कुछ होता है, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट पर कुछ होता है तो सेंटेंस किस में होता है, पैसिव वॉइस में होता है। अब देखो इसको हम पैसिव वॉइस में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। देखिए आगे देखो, इसको हमने पैसिव वॉइस ऐसे लिख दिया, ऐसे सिंपल पहले लिखूं कि द चेयर ब्रोक बाई कमल। क्या लिख दूं, द चेयर ब्रोक बाई कमल। अब ये जो सेंटेंस लिखा है ये क्या है, गलत लिखा हुआ है। ये क्या है, गलत लिखा हुआ है। देखो इसको बताने का मेरा पर्पज क्या था, जैसे एक नई स्लाइड में ले लेता हूं। हमने एक सेंटेंस लिखा, हमने लिखा राम रीड्स। क्या लिखा हमने, राम रीड्स, तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, राम पढ़ता है। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं यहीं पे, राम रीड्स द बुक, तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, राम बुक पढ़ता है। तो अगर हमने लिखा राम रीड्स तो इसकी मीनिंग क्या हो गई कि राम पढ़ता है। अच्छा अगर मैं यहीं पे लिख दूं कि द बॉय रीड्स, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो लड़का है ये क्या कर रहा है, द बॉय रीड्स मतलब लड़का पढ़ता है। लेकिन अगर यहीं पे अगला सेंटेंस में लिख दूं कि द बुक रीड्स, तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी कि जो बुक है ये पढ़ती है। इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी कि बुक पढ़ती है। तो भैया यहाँ पे जो कार्य हो रहा है, क्या कार्य हो रहा है, पढ़ने का। तो जाहिर सी बात है इसमें जो कार्य हो रहा है, राम क्या पढ़ सकता है, तो जाहिर सी बात है हाँ राम पढ़ सकता है, मतलब सेंटेंस में दिए गए कार्य को ये सब्जेक्ट जो है कर सकता है। ऐसे ही इसमें द बॉय रीड्स मतलब लड़का पढ़ता है, तो क्या यहाँ पढ़ने का काम बॉय कर सकता है, तो जाहिर सी बात है कि इस सेंटेंस में जो एक वर्ब दी गई है, मतलब जो कार्य दिया गया है, इसको सेंटेंस का सब्जेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर मैं कहूँगा द बुक रीड्स, तो ये रीड्स क्या है, वर्ब है, मतलब सेंटेंस में जो कार्य हो रहा है वो है, और ये जो द बुक लिखा है क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो क्या पढ़ने का काम बुक कर सकती है, तो जाहिर सी बात है कि पढ़ने का काम बुक नहीं कर सकती। तो देखिए कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें सब्जेक्ट जो होता है वो सेंटेंस में दिए गए कार्य को कर सकता है, लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं कि जिनमें जो कार्य होता है उसको सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं कर सकता। तो ऐसे सेंटेंसेज के लिए हम पैसिव वॉइस का प्रयोग किया करते हैं, ठीक है। तो अब ये जो सेंटेंस दोनों लिखे हैं ये सही हो जाएंगे, लेकिन ये वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस सेंटेंस ये जो सेंटेंस लिखा है इसमें जो कार्य दिया गया है इसको इस सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसको हम कुछ पैसिव वॉइस बनाएंगे और ऐसा कुछ लिखेंगे, द बुक वाज या फिर इज रेड,
ठीक है। अब किसके द्वारा, बाई जो भी लिखा हो, बाई कमल, रोहन, सोहन, कुछ भी लिखा जा सकता है, लेकिन इसको हमें किस में लिखना होगा, पैसिव वॉइस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बुक पढ़ेगी नहीं, बुक को पढ़ा जाएगा। इसमें सेंटेंस में सब्जेक्ट किसी कार्य को करेगा नहीं, इसमें सेंटेंस में सब्जेक्ट पर कार्य किया जा रहा है। अब आ जाओ पहली वाली स्लाइड पे, तो यहाँ पे लिखा है, देखिए अब इसमें कार्य क्या हो रहा है, तोड़ने का काम हो रहा है। तो इस सेंटेंस में दिए गए कार्य को सब्जेक्ट कर सकता है। सब्जेक्ट कौन है, कमल, तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। लेकिन अब अगला सेंटेंस देखेंगे तो इसमें भी कार्य तोड़ने का हो रहा है, लेकिन क्या चेयर किसी को तोड़ सकती है, तो जाहिर सी बात है चेयर किसी को तोड़ने का काम नहीं कर सकती। तो इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है ये क्या है, निष्क्रिय है। तो इस सेंटेंस को हमें किस में लिखना होगा, पैसिव वॉइस में लिखना होगा। और पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगानी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, द चेयर, ऐसे इसको लिखना पड़ेगा कि द चेयर वाज ब्रोकन बाय कमल। ठीक है, अब ये पैसिव वॉइस में हो गया। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ और जिसमें सब्जेक्ट क्या है, रिसीवर ऑफ द एक्शन है, मतलब इसमें जो एक्शन हो रहा है इसको कौन रिसीव कर रहा है, सब्जेक्ट, मतलब तोड़ने का काम हो रहा है, किसको तोड़ा जा रहा है, चेयर को तोड़ा जा रहा है। तो ये सेंटेंस किस में हो जाएगा, पैसिव वॉइस में। तो फिर से सबको एक साथ सुन लो। अगर कोई सेंटेंस लिखा हो और जिसमें सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर डूअर है तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, या फिर इसको कह सकते हो दूसरे भाषा में कि यदि सेंटेंस में दिया गया कार्य सब्जेक्ट करता है तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। तीसरी तरीके से इसको बोल सकते हो कि यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस में। उसको हम किस में रखते हैं, एक्टिव वॉइस में रखते हैं। तो इसको कहने के कईयों तरीके हैं, इसको कहने के कईयों तरीके हैं। या चौथे तरीके से आप बोल सकते हो कि यदि सेंटेंस सक्रिय है तो वो किस में होता है, एक्टिव वॉइस में। ठीक है, तो और पैसिव वॉइस के लिए क्या बोलोगे, यदि सेंटेंस निष्क्रिय है तो वह पैसिव वॉइस में है, या फिर यदि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो रिसीवर ऑफ द एक्शन है तो वो किस में होगा, पैसिव वॉइस में। यदि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो डूअर नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस में हो जाएगा। या जो सेंटेंस में दिया गया कार्य है उसको अगर सब्जेक्ट नहीं कर रहा है तब भी क्या हो जाएगा, सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की डेफिनेशन। चलो दो चार सेंटेंस और हम लोग देखते हैं। जैसे एक सेंटेंस हमने लिखा कि राम परचेज्ड द बुक। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है किसमें है, एक्टिव वॉइस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्य क्या हो रहा है, परचेज करने का। तो क्या राम खरीदने का काम कर सकता है, तो जाहिर सी बात है ठीक है, राम खरीदने का काम कर सकता है, एक्टिव वॉइस में। लेकिन अगर यही सेंटेंस में बना दूं द बुक परचेज्ड, ठीक है, तो पहले आप इतना ही देखो, आप ये भूल जाओ कि ये द बुक लिखा हुआ है। तो राम परचेज मतलब राम खरीदता था, या राम ने खरीदा था, या राम खरीदा। और अगर मैं लिखूंगा द बुक परचेज तो इसका मतलब बुक ने खरीदा। बुक खरीदने का काम थोड़े करेगी, बुक को खरीदा जाएगा। मतलब ये जो सेंटेंस लिखा है इसमें सब्जेक्ट पर कार्य किया जाएगा, तो इसको हमें पैसिव वॉइस में बनाना पड़ेगा। क्योंकि ये जो सेंटेंस लिखा है इसमें जो सब्जेक्ट है ये डूअर ऑफ द एक्शन नहीं है, ये जो सेंटेंस में दिया गया कार्य है इसको सब्जेक्ट नहीं कर सकता, तो इसको हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, द बुक वाज परचेज्ड। ठीक है, तो अब ये किस में बन गया, पैसिव वॉइस में बन गया। क्लियर है इतना? थोड़ा सा और देखो, एक सेंटेंस हमने लिखा राम इज बीटिंग हिज ब्रदर। ठीक है, तो यहां पे मीनिंग क्या निकलेगी कि राम भाई साहब हैं, ये अपने भाई को पीट रहे हैं। लेकिन एक सेंटेंस और हमने लिखा राम वॉज बीटन बाई हिज ब्रदर। ठीक है, तो देखिए ये जो सेंटेंस लिखा हुआ था ये क्या लिखा हुआ, एक्टिव वॉइस में। तो इसकी मीनिंग क्या निकलेगी, देखिए इसमें कार्य क्या हो रहा है, पीटने का। तो इसमें पीटने का काम कौन कर रहा है, राम। तो राम इज बीटिंग हिज ब्रदर, तो इसमें सेंटेंस में दिए गए कार्य को सब्जेक्ट कर रहा है। तो ये सेंटेंस किसमें लिखा है, एक्टिव वॉइस में। तो एक्टिव वॉइस में ये जो सब्जेक्ट होता है क्या होता है, डूअर ऑफ द एक्शन होता है, मतलब सेंटेंस में दिए गए कार्य को सब्जेक्ट करता है। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में। लेकिन दूसरा देखिए बी बेस के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, थर्ड फॉर्म आई हुई है। तो ये सेंटेंस किसमें होगा, पैसिव वॉइस में होगा। किसमें होगा, पैसिव वॉइस में। अब इसमें ये राम भाई साहब पीटने का काम नहीं करेंगे, इसमें राम को पीटा गया था। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस लिखा है किसमें हो जाएगा, पैसिव वॉइस में। तो अब इस सेंटेंस में ये जो पैसिव वॉइस वाला सेंटेंस है इसमें जो सब्जेक्ट है डूअर ऑफ द एक्शन नहीं है, इसमें सब्जेक्ट कोई कार्य कर नहीं रहा है, यहाँ सब्जेक्ट पर कार्य किया गया है।
ठीक है, इसमें जो है सब्जेक्ट पर कार्य किया जा रहा है, तो ये सेंटेंस किस वॉइस में हो जाएगा, पैसिव वॉइस में हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की समझ एक डेवलप हो गई होगी कि वास्तव में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की जरूरत क्यों पड़ी है। आया समझ में, क्लियर है इतना। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग आगे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के कुछ जनरल रूल के बारे में। किसको देखेंगे, कुछ जनरल रूल्स के बारे में यहाँ पे हम लोग यहाँ देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कि एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे, स्ट्रक्चर को देख लेंगे। तो देखिए जो सेंटेंस होता है उसका, कोई भी सेंटेंस होता है तो उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले उसमें आता है सब्जेक्ट, और उसके बाद में आती है वर्ब, और उसके बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो ये जो फॉर्म होता है ये सेंटेंस के एक्टिव वॉइस का फॉर्म होता है। ठीक है, लेकिन जो हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तब हम क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट लिखा होता है उसको हम सब्जेक्ट बना देते हैं। तो ये सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यही ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा। फिर उसके बाद में उसमें क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। उसके बाद उसमें क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। और हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब आती है। और पैसिव वॉइस बनाते समय कोई भी पैसिव वॉइस हो, चाहे वो प्रेजेंट का किसी का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, इससे नहीं मतलब है। अगर वो पैसिव वॉइस में चेंज है तो प्यारे बच्चों उसमें जो मेन वर्ब लगती है, मेन वर्ब के रूप में हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं हर सेंटेंस में। ठीक है, सेंटेंस कोई भी हो अगर पैसिव वॉइस में है तो मेन वर्ब के रूप में हमेशा वर्ब की किस फॉर्म का प्रयोग करते हैं, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद में हम फिर बाई का प्रयोग करते हैं। और बाई के बाद में यहाँ पे जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है इसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यहाँ पे हम प्रयोग करते हैं। किस फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म का। अब अगर नाउन होगा तो नाउन का तो कोई यहाँ ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा नहीं, लेकिन अगर कोई प्रोनाउन होगा अगर कोई प्रोनाउन होगा तो इसके हम किस फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म का। ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में अगर यहाँ एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के स्थान पे आई लिखा है तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वहाँ बाई के बाद में क्या लिखेंगे, मी। ऐसे अगर यहाँ पे वी लिखा है तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, अस। ऐसे अगर यू लिखा हुआ है तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, यू। ऐसे अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के स्थान पे ही लिखा है तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, हिम। ऐसे अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के स्थान पे सी लिखा है तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हर। ऐसे इट लिखा हुआ है तो पैसिव वॉइस में इट ही होगा। और अगर दे लिखा हुआ है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम किसका प्रयोग करेंगे, देम का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, देम का। एक सिंपल सा पहले हम लोग सेंटेंस देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में। ठीक है, जैसे हमने लिखा कमल परचेज्ड अ कार, एक सेंटेंस हमने ये लिख दिया। ठीक है, अब ये देखो जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें कमल सब्जेक्ट है, परचेज्ड वर्ब है और आ कार क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। तो मैंने बताया ऑब्जेक्ट को सबसे पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आ कार। ठीक है, अब देखिए ये जो सेंटेंस लिखा है ये पास्ट में लिखा हुआ है, और जो पास्ट टेंस होता है उसमें ये पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब हमेशा वाज या फिर वर आती है। तो चूंकि आकार सिंगुलर है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, वाज। और मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि कोई भी पैसिव वॉइस हो जब भी उसका हम उसको लिखेंगे तो मेन वर्ब के रूप में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आया करती है। तो परचेज्ड का फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होती है, ऑलरेडी परचेज्ड ही होता है। ठीक है, फिर क्या लगाते हैं, बाई। और उसके बाद में यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है उसको हम बाई के बाद में ऑब्जेक्ट बना के लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, बाई कमल। तो ये तो देखो ये कमल क्या है, नाउन लिखा हुआ था तो हमने केवल कमल ही लिख दिया। लेकिन अगर मैं एक सेंटेंस और लिखूं, अगर मैं ऐसा लिख दूं कि या फिर लिख दूं ऐसे सेंटेंस सिंपल यही लिख दूं कि दे परचेज्ड अ कार। ठीक है, ऐसे लिख दूं मैं तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को देखो सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अ कार वाज परचेज्ड, और फिर क्या लिखेंगे, बाई लगाएंगे। और देखिए दे लिखा है सब्जेक्ट के स्थान पे, तो जब बाई के बाद मैंने बताया ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, देम लिख देंगे। क्लियर। तो ये तो हो गया उसका स्ट्रक्चर, ये हो गया उसका बेसिक स्ट्रक्चर कि कोई भी सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है तो उसको एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे।
उसको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, ये एक उसका बेसिक फॉर्मेट है, बेसिक स्टैंडर्ड है, ठीक है, स्टैंडर्ड है। चलिए थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं, रूल्स के बारे में हम कुछ और इसमें जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। तो देखो हेल्पिंग वर्ब्स हम कौन कौन सी किस टेंस में यूज करते हैं, इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। तो देखिए एक तो है कि आप क्या करते हो, या जो बुक में लिखा है जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो बहुत पहले से चला आ रहा है, जैसा कि आप सीखते रहते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस को बनाने का, वो ये तरीका है कि आप यहाँ हेडिंग डालते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और फिर उसके बाद में नीचे लिखते हो उसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर, फिर ऐसे डू डज ये सब जो भी लगाते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस, और फिर एक्टिव वॉइस लिखते हो, फिर नीचे पैसिव वॉइस लिख के उसका आप एक स्ट्रक्चर बनाते हो, ठीक है। तो एक काम ये करते हो, तो ये जो मेथड है ये बहुत पुराना है और बहुत ही कंफ्यूजिंग मेथड होता है, ठीक है। देखो कुछ ऐसा चीज़ पढ़ो जो कि एक ही बार में चीज़ें क्लियर हो जाएं, बार बार आपको वहाँ पे ना पढ़ना पड़े या बार बार आपको परेशान ना होना पड़े। तो उसके लिए देखिए जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं वो होती है इज, एम, आर, ठीक है। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो जब हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो वहाँ क्या लिखेंगे, या तो इज लिखेंगे, या तो आर लिखेंगे, या तो एम लिखेंगे। अब ये इज एम आर का प्रयोग कैसे करेंगे, ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ पास्ट इंडेफिनिट की, ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, वाज आती है या फिर वर आती है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा यहाँ कॉन्टिन्यूअस टेंस की। किसकी बात करूंगा? कॉन्टिन्यूअस टेंस की। और कॉन्टिन्यूअस में किसकी? प्रेजेंट की और पास्ट की और फ्यूचर की, तीनों की मैं यहाँ पे बात करूंगा। और जो कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो या पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, दोनों में ही जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो एक ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, और वो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? बीइंग। वो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? बीइंग। तो ये जो आपके सामने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर लिखा हुआ है, इनमें से हम केवल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस कभी भी नहीं बनाया जाता है। अच्छा, क्यों नहीं बनाया जाता है इसको भी देख लो। देखो जब फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस बनाते हैं तो एक्टिव वॉइस में ही एक उसमें वर्ड यूज करते हैं बी। जैसे हमको बताना है कि वह कल घर जा रहा होगा, तो मैं क्या बोलूँगा? ही विल बी गोइंग, ठीक है, वह जा रहा होगा। तो देखो बी ऑलरेडी वहाँ लगा रखा है ना, अब उसके साथ बीइंग भी लगा दोगे तो दो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एक साथ आ जाएंगी, वो भी सेम टाइप की, ठीक है। तो फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसका पैसिव वॉइस वहाँ पे नहीं बनाते हैं। अब इसके बाद मैं बात करूँगा परफेक्ट टेंस की। किसकी मैं बात करूँगा? परफेक्ट टेंस की। और परफेक्ट टेंस में मैं किसकी बात करूँगा? प्रेजेंट परफेक्ट की। उसी के साथ में बात करूँगा पास्ट परफेक्ट की, और उसी के साथ में बात करूँगा फ्यूचर परफेक्ट की। किसकी बात करूँगा? फ्यूचर परफेक्ट की। तो ये जो चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, या फिर वो चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, अगर वो परफेक्ट टेंस है तो जब हम उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसके साथ एक ही मेन वर्ब आती है, वो क्या आती है? बीन। वो मेन वर्ब क्या आती है? बीन आती है। कोई भी पैसिव वॉइस बनाएंगे, अगर वो परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है तो उसमें केवल मेन हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? बीन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बीन का। और अब मैं बात करूंगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। किसकी मैं बात करूंगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। और किसकी बात करूंगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। तीनों की मैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इनका ये जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं, इनमें तीनों में से किसी का भी पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। इन तीनों में से किसी का भी पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, या फिर वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो। क्यों नहीं बनाया जाता? अब इसको भी देख लो। देखो इनमें हम किसका प्रयोग करते हैं? बीन का प्रयोग करते हैं ना। इनमें हम किसका प्रयोग करते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है।
और अगर हम वहाँ पे ऑलरेडी बीन का प्रयोग कर रखे हैं, अब फिर से इनमें से हम किसी वर्ब का प्रयोग करेंगे, बीन का प्रयोग करेंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे, बी का प्रयोग करेंगे, तो फिर वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दो सेम वर्ड एक साथ आ जाएंगे एक ही सेंटेंस में, तो वहाँ पे वो फिर क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। तो इसलिए इनका जो पैसिव वॉइस है वो नहीं बनाया जाता है, इनका पैसिव वॉइस इसीलिए नहीं बनाया जाता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि 3 ये हो गए, हमने यहाँ पे देखा कि 3 ये हो गए, मतलब 3 परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो हमने देखा जो टोटल 12 उनके फॉर्म बनते हैं, 12 प्रकार बनते हैं, उनमें से 4 का पैसिव वॉइस नहीं बनता है और बाकी सबका पैसिव वॉइस बनता है। क्लियर है इतना? आगे सुनो। अब देखो, अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट की बात नहीं की गई है, यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट की बात नहीं की गई है। तो डियर स्टूडेंट देखो, फ्यूचर इंडेफिनिट जो होता है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, उसमें हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, या तो विल का प्रयोग करते हैं और या फिर शैल का प्रयोग करते हैं। अच्छा, ये विल और जो शैल लिखी हुई हैं ये क्या होती हैं, ये होती हैं मॉडल वर्ब, ये क्या होती हैं, मॉडल वर्ब होती हैं। और कोई भी सेंटेंस अगर उसमें मॉडल वर्ब का प्रयोग किया गया है और उसका पैसिव वॉइस बनाना है तो उसमें बस एक ही हेल्पिंग वर्ब लगती है, वो क्या होती है, बी। उसमें हम किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, बी। यहाँ बी का मतलब बी वाला फॉर्म मत समझ लेना, नहीं तो EJMR वाज और समझ जाओ, BEB का प्रयोग करते हैं उसमें हम, ठीक है। तो कोई भी मॉडल वर्ब हो, तो इसलिए मैंने अलग से फ्यूचर इंडेफिनिट की बात नहीं की। क्यों? क्योंकि उसमें भी विल शैल का ही प्रयोग करते हैं और इसमें भी हम क्या करेंगे, विल शैल का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूं कि ये चीजें आप समझ चुके होंगे। अब मैं यहाँ पे फिर बात कर लूंगा मेन वर्ब की। तो कोई भी पैसिव वॉइस हो उसमें मेन वर्ब के रूप में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, इसके अलावा कोई भी मेन वर्ब नहीं आती है किसी भी पैसिव वॉइस में। तो आज से ये रटना आप बंद कर दीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेन वर्ब क्या आएगी, पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब क्या आएगी, प्रेजेंट परफेक्ट में मेन वर्ब क्या आएगी, पास्ट कंटिन्यूअस में मेन वर्ब क्या आएगी। नहीं, अलग अलग नहीं रटना है। चीज़ों को आप ऐसा देखो कि 100% चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हों, और ये मेरी गारंटी है कि जो भी आपको इसमें पढ़ाऊंगा वो चीज़ें आपकी एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगी, उसमें आपको कोई भी संदेह नहीं रहेगा। और दूसरी बात, सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको इधर उधर जगह जगह भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे वो सारी चीज़ें आपकी 100% क्लियर होंगी और आपके एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो मेन वर्ब क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्लियर? तो ये हो गया पूरे के पूरे जो भी टेंस हैं उन सारे टेंस के बारे में। मैं इधर हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये पूरे टेंस के बारे में मैंने जानकारी दे दी कि कहाँ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्लियर है? अब यही चीज़ आप क्या करते थे, यही चीज़ आप बहुत लेंदी, बहुत ही लंबे उसमें प्रोसेस में आप लोग पढ़ते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब तक प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरू किए इतने फार्मूले बन जाते हैं कि लास्ट तक जब तक हम पहुंचते हैं फ्यूचर परफेक्ट तक, तब तक पता चलता है ऊपर वाला भूल गए हैं, या इतना सब उसी में मिक्सअप हो जाता है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा कहाँ यूज करना था। तो भैया जब एक ही चीज़ बार बार यूज करनी है तो उसको 50 बार लिखने की क्या जरूरत है, एक बार में समझो उसको, उस चीज को फिर 50 बार लिखने की क्या जरूरत है, फिर उसको एक ही बार में समझो। क्लियर है इतना? चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे और बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे तो थोड़े से कुछ और रूल्स के बारे में हम देखेंगे, जो छोटे छोटे इसमें टॉपिक्स हैं, रूल्स हैं जो इनकी हेल्प करते हैं। रूल नंबर नेक्स्ट ये है कि देखिए जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, कौन सी वर्ब होती हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में बोलते हैं अकर्मक क्रिया। क्या बोलते हैं इनको, अकर्मक क्रिया बोलते हैं। अब देखिए जो अकर्मक क्रियाएं होती हैं ये क्या होती हैं, तो ऐसी वर्ब्स जिनका ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ऐसी वर्ब्स जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इनको हम क्या बोलते हैं, अकर्मक क्रिया बोलते हैं। तो ऐसी वर्ब्स जिनका ऑब्जेक्ट नहीं होता, इनका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है, इनका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता। अच्छा क्यों नहीं बनाया जाता, क्योंकि दोस्तों पैसिव वॉइस बनाने के लिए तो ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ऑब्जेक्ट कोई सब्जेक्ट बनाओगे ना, और जब ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं तो फिर उसको सब्जेक्ट कैसे बनाओगे। जैसे हमने लिख दिया ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अब ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है देखिए, इसमें इज आई है ना, बी बेस की वर्ब, ये भी क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। इसके बाद ऑब्जेक्ट तो आया नहीं है, तो जब इसका ऑब्जेक्ट आया नहीं है तो इसका पैसिव वॉइस संभव नहीं है, ठीक है। या हमने लिख दिया दे आर गोइंग टू स्कूल। अब देखिए जो गो लिखी हुई है, तो कुछ वर्ड्स जैसे हम लिख दिए कम, गो, अराइव, रन,
तो ये सब जो वर्ब्स आपके सामने लिखी हैं इनको बोला जाता है वर्ब्स ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं इनको? वर्ब्स ऑफ मोशन इनको बोला जाता है। मतलब ऐसी क्रियाएं जिनमें गति को प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो ऐसी क्रियाएं जो वर्ब्स ऑफ मोशन के अंतर्गत आती हैं उनका ऑब्जेक्ट नहीं होता है। मतलब ये सब कैसी वर्ब होती हैं? ये सब इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, तो इनका भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। आया समझ में? तो एक रूल तो ये हो गया इसका, इतना क्लियर है। चलिए थोड़ा सा हम लोग इसी में और इसके हल्के से एडवांस लेवल को इसी में देखेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया इंट्रांजिटिव। अच्छा एक चीज़ और समझ लो, ये जितनी भी बी बेस की फॉर्म होती हैं, बी बेस की वर्ब कौन कौन सी होती हैं? बी बेस वर्ब कौन कौन सी होती हैं? इज, एम, आर, वाज, वर और बीन, इनको क्या बोलते हैं? बी बेस की वर्ब। अगर किसी सेंटेंस में इनका प्रयोग अकेले किया जाता है, मतलब सिंगल अगर यूज किया गया है इन्हीं का यूज, जैसे यहाँ पे देखिए अकेले ही इनका यूज किया गया है इज का ना, तो इज भी तो बी बेस के अंतर्गत आती है। तो अगर इनका प्रयोग अकेले किया गया है तो इन्हें क्या कहा जाता है? मेन वर्ब। लेकिन अगर इनके बाद में और भी कोई वर्ब आई है तो ये किसका काम करती हैं? हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं, ठीक है। तो सुनो, यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ऐसा सेंटेंस जिनमें बी बेस वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया जाता है उनका भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। मतलब ये भी क्या होती हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, ठीक है। तो इनका भी कभी पैसिव वॉइस हम नहीं बनाया करते हैं, ठीक है। अगली बात यहाँ पे क्या है कि जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, जब भी हम किसी भी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसमें हम टेंस को चेंज नहीं किया करते हैं। पैसिव वॉइस बनाते समय कभी भी हम टेंस को चेंज नहीं किया करते हैं। जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे कभी भी टेंस चेंज नहीं हो सकता है। क्लियर है इतना? तो ये इसके कुछ छोटे छोटे रूल थे। बाकी जो और भी रूल्स हैं ये जितने रूल अभी तक बताए ये सारे सेंटेंसेज पे अप्लाई हुआ करते हैं। ये जितने भी रूल मैंने अभी आपको बताया ये सभी सेंटेंस पे अप्लाई होते हैं, ठीक है। अब देखिए पढ़ने के हिसाब से हम वॉइस को तीन अलग अलग सेंटेंसेज को बांट के पढ़ते हैं। पहला हम पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? असर्टिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, और तीसरा पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है। तो इन तीनों का हम देखेंगे कि असर्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, और उसके साथ साथ इंपरेटिव सेंटेंसेज का हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। इस चीज़ को यहाँ पे देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे असर्टिव सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? असर्टिव सेंटेंस के बारे में यहाँ देखेंगे। किसके बारे में? असर्टिव सेंटेंस। अब देखते हैं असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो देखिए असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए इतना अच्छे से पढ़ लीजिए कि इंग्लिश में आपके 10 में से 10 आने चाहिए। मतलब इंग्लिश का बेड़ा तो हर हाल में आपका पार ही हो जाए, ठीक है। अगला देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस। तो ऐसे सेंटेंसेस जो पॉजिटिव वो व्यू देते हैं उसको हम अफर्मेटिव बोलते हैं, और ऐसे सेंटेंस जिनमें निगेटिव वर्ड्स का यूज होता है, निगेटिव वर्ड जैसे नॉट हो गया, नो हो गया, नेवर हो गया, अगर इन सब का प्रयोग किया गया है तो वो सब कैसे सेंटेंस होते हैं? नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, दोनों अलग अलग पैसिव वॉइस बनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे देना स्टार्ट करूँगा और उनका बताऊँगा पैसिव वॉइस कैसे बनता है, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, आई टीच यू इंग्लिश हेयर। एक सेंटेंस हमने आपके सामने इधर लिख दिया, ठीक है। अब ऐसे सेंटेंस जिनमें ऑब्जेक्ट होगा उन्हीं का पैसिव वॉइस बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखना स्टार्ट करते हैं। तो देखो आई क्या है? सेंटेंस का सब्जेक्ट है, टीच क्या है? वर्ब है। और कोई भी सेंटेंस अगर लिखा हुआ है उसमें ऑब्जेक्ट को खोजना है तो हम क्या करते हैं? मेन वर्ब से हुम या फिर व्हाट से क्वेश्चन करते हैं। सेंटेंस की मेन वर्ब से क्या करते हैं? हुम या व्हाट से क्वेश्चन करते हैं, और इनका जो जवाब मिलता है वही उस सेंटेंस का क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। और हुम किसको दिखाता है? पर्सन, मतलब व्यक्तियों को दिखाता है, और व्हाट किसको दिखाता है? थिंग्स, मतलब वस्तुओं को दिखाता है। तो चलो देखते हैं इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट है भी या नहीं। तो टीच क्या है? वर्ब। अच्छा किसको पढ़ाता हूँ? हुम मीन्स किसको होता है ना, तो किसको पढ़ाता हूँ? तो जवाब आया यू। देखो पहले मीनिंग देख लो,
देखो पहले मीनिंग देख लो, आई टीच यू इंग्लिश हेयर, मैं आपको यहाँ इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो अब क्वेश्चन पुट अप करेंगे तो टीच मीन्स क्या होता है, पढ़ाना, तो किसको पढ़ाता हूँ, तो यू, आपको पढ़ाता हूँ, तो जवाब के रूप में यू आया तो यू क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर क्वेश्चन पुट अप करूंगा, क्या पढ़ाता हूँ, तो जाहिर सी बात है फिर जवाब आएगा इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो जो जवाब आएगा वही ऑब्जेक्ट होता है ना, तो इंग्लिश भी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमने देखा ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें दो दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, इस सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट दिए हैं, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, तो दो पैसिव वॉइस इसका बनेगा। तो चलिए ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट नंबर 1 और ये ऑब्जेक्ट नंबर 2, ये O2 ऑक्सीजन में समझ लेना, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट नंबर 1 को पकड़ेंगे और इससे पैसिव वॉइस बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो मैंने बताया ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, चलो पहले यू को सब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यू। अब देखिए टीच क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, आपको बताया ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, इज, एम, आर। तो यहाँ पे यू प्लूरल है तो क्या लिख देंगे, आर। अच्छा आर क्या हो गई, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गई। अच्छा उसके बाद में हमको क्या चाहिए, यहाँ पे मेन वर्ब चाहिए, और मैंने बताया मेन वर्ब के रूप में सबके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टॉट, क्या हो जाएगा, टॉट। और फिर जो बाकी बचा उसको ऐसे ही लिख देंगे, तो इंग्लिश और हेयर, ठीक है। और उसके बाद में फिर बाई आता है, और बाई के बाद में हम क्या करते हैं, इधर का जो सब्जेक्ट होता है उसके ऑब्जेक्टिव केस को वहाँ यूज करते हैं, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे मी हो जाएगा, आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी। तो ये हो गया पहला अपना। दूसरा बनाते हैं हम, अब यहाँ पे यू को छोड़ देंगे, इंग्लिश को लेकर बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट अब क्या हो जाएगा यहाँ पे अपना इंग्लिश। अच्छा इंग्लिश सिंगुलर है तो क्या लिखेंगे, इज। फिर मेन वर्ब के रूप में हमको क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो फिर यहाँ भी क्या लिखेंगे, टॉट, क्या लिखेंगे, टॉट। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ बचा क्या है, यू बचा है और हेयर बचा है, चूंकि इंग्लिश को तो हमने सब्जेक्ट बना लिया है, तो जो हम यहाँ पे कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, टू लगा के लिखेंगे, टू यू, और फिर क्या लिखेंगे, हेयर, और फिर बाई, और आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी, आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी। तो ये देखिए इसका हम जो पैसिव वॉइस बनाएंगे वो दो तरीके से बनाते हैं, इसका जो पैसिव वॉइस बनाएंगे वो कितने तरीके से बनाते हैं, दो तरीके से बनाते हैं। अब देखिए ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो दो प्रकार के हुआ करते हैं, ऑब्जेक्ट जो होते हैं, इधर बता देता हूँ किनारे, ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। अब एक डायरेक्ट हो गया, दूसरा अपने आप इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है किसको दिखाता है, ये थिंग्स को दिखाता है, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट लिखा हो वस्तुओं के बारे में या वस्तुओं की तरफ इशारा कर रहा है तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अगर कोई ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है वो पर्सन्स को दिखाता है, मतलब व्यक्तियों के बारे में अगर बताएगा तो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो एज यू कैन सी, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यू जो लिखा है ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और जो इंग्लिश लिखा है ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हमने जो पहला वाला सेंटेंस लिखा है इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेके बनाया पैसिव वॉइस, और जो दूसरा वाला सेंटेंस लिखा है इसमें मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेके बनाया है पैसिव वॉइस, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का ही पैसिव वॉइस बनाया है, दोनों ही 100% करेक्ट हैं, किसी में भी कोई भी एरर नहीं है, और दोनों ही एकदम अपने अपने स्थान पे सही हैं। लेकिन अब अगर एग्जाम में दोनों सेंटेंस एक साथ आ गए, 4 ऑप्शन मिलते हैं आपको, और 4 ऑप्शन में अगर दोनों ऑप्शन मिल जाएं तब फिर आप क्या करोगे, किसको टिक मारोगे। तो डियर स्टूडेंट्स फिर हम क्या करेंगे, उस ऑप्शन को टिक करेंगे जिसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया गया होता है। ऐसे सेंटेंस जिनमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट मान के पैसिव वॉइस बनाते हैं उसको चूज करते हैं, मतलब हम फिर इन दोनों में से इस फर्स्ट वाले को चूज करेंगे। आया समझ में, क्लियर है ना। और ये भी समझ गए होगी कि यहाँ पे पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। चलिए कुछ और सेंटेंसेज को देखते हैं। एक और सेंटेंस देखते हैं, हमने लिखा द शॉपकीपर इज चीटिंग द कस्टमर्स। अब ये देखो सेंटेंस जो लिखा है किस टेंस में लिखा है, इज के साथ आईएनजी फॉर्म आई है ना, तो ये किस में लिखा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। अच्छा ये द शॉपकीपर क्या हो जाएगा, ये शॉपकीपर लिख उठा है, इसको फिर से मैं लिख दे रहा हूं। वही मैं सोच रहा हूं यहाँ कुछ खाली खाली टाइप का लग रहा है, ठीक है। तो देखिए द शॉपकीपर इज चीटिंग द कस्टमर, तो किसको चीट कर रहा है, द कस्टमर्स, ठीक है। तो ये द कस्टमर्स क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट।
और ये क्या है, इज हेल्पिंग वर्ब है, ये चीटिंग क्या है यहाँ, मेन वर्ब है। अब इसका जो हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, ये तो एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है, जब इसका हम पैसिव फॉर्म बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, द कस्टमर्स। क्या हो जाएगा, द कस्टमर्स। अच्छा, उसके बाद में ये हो गया अपना सब्जेक्ट, मतलब पैसिव सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में क्या आएगा, चूंकि शॉपकीपर सिंगुलर था तो इज लिखा था, कस्टमर्स प्लूरल है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आर लिखेंगे। और जितने भी पैसिव वॉइस होते हैं उन सब में हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में बीइंग लगाते हैं, तो क्या हो जाएंगे, आर बीइंग। क्या हो जाएगा, आर बीइंग। अब ये दोनों हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब हमको क्या चाहिए, मेन वर्ब चाहिए, और मेन वर्ब के रूप में हर जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो चीट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, चीटेड। और फिर बाई लगाएंगे, क्योंकि इधर तो कुछ बचा नहीं है, नहीं तो वहां लिख देते सीधा। और फिर बाई लगाएंगे और सब्जेक्ट को यहाँ पे बाई के बाद में ऑब्जेक्ट के रूप में हम लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, बाई द शॉपकीपर। क्या हो जाएगा, बाई द शॉपकीपर। ठीक है, तो ये देखो, ये इसका पैसिव वॉइस बन गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम इसमें पैसिव एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, किसमें, असर्टिव सेंटेंसेज में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके हमको बताइए जरूर कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो लोग सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग भी इससे लाभान्वित हों। और बाकी इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।